जी। और जो नहीं पूछना चाहे, जिसको सब कुछ क्लियर है, तो फिर नो प्रॉब्लम। पर जिसको क्लियर नहीं है तो वो पूछे, और अगर कोई सवाल नहीं पूछता फिर मैं यही समझूंगा कि उसको सब कुछ क्लियर हो चुका है। सर मुझे पूछना है। हाँ जी हेमंत, आप पूछें। सर जैसे आपने बताया कि जैसे इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो चेंज ऑफ करेक्टर बनता है, जी ब्रदर। और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है। सर चार्ट में मैं देखता हूँ तो हम्म। उसमें मुझे कंफ्यूज हो जाती है जब हम्म। कोई स्ट्रक्चर ब्रेक होता है कि ये इंटरनल है या एक्सटर्नल है। ओके, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल छोटा है, ये तो बहुत जल्दी में इसको हल कर लेते हैं। इसका मैं आपको तरीके बताता हूँ, ठीक है। इसका हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अच्छा, आप यहाँ पर अभी आपने एक चीज नोट करनी है, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ चीजें बनाऊंगा और उसके अंदर आपने एक चीज नोट करनी है। फिर आप क्या समझ पा रहे हो ये देखना। अब यहाँ पर आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा, लेकिन चार्ट के अंदर आपको प्रॉब्लम हो रही है वो भी हम देख रहे हैं। जो ये ऊपर का जो मैंने लाइन बनाई और जो ये नीचे की लाइन बनाई, ठीक है, इसमें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कौन सा है और इंटरनल कौन सा है? सर ऊपर वाले में ये इंटरनल है, नीचे आपने जो किया है एक्सटर्नल है। ठीक है, तो ऊपर वाला इंटरनल है। एक बात याद रखो, जब भी डाउन ट्रेंड चल रहा होगा, जब भी क्या चल रहा होगा, डाउन ट्रेंड चल रहा होगा, ऊपर से ब्रेकआउट जो भी होगा वो इंटरनल स्ट्रक्चर होगा, और नीचे से ब्रेकआउट जो भी होगा वो एक्सटर्नल एक्सटर्नल। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एक तो बात ये आ गई कि मतलब डाउन ट्रेंड में जब ऊपर का ब्रेकआउट होता है तो वो क्या होता है? इंटरनल ब्रेकआउट होता है, इंड्यूसमेंट का ब्रेकआउट होता है। या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर बनेगा या फिर इंड्यूसमेंट बनेगी, दो चीजें होती हैं। एक होती है चेंज ऑफ कैरेक्टर और दूसरी क्या होती है? इंड्यूसमेंट। अगर इंड्यूसमेंट बनेगी तो ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, और अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर बनेगा तो ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। देखो कि यहां से ये क्या बना, इंड्यूसमेंट बनी और नीचे ब्रेक ब्रेक ऑफ। ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। इंड्यूसमेंट बनी और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तो इसका मतलब है कि ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, इसका मतलब है कि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है। भले आप अभी नहीं समझो, बाद में तो समझ सकते हो ना, जब मार्केट इसको दोबारा ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ चली जाए। तो इंड्यूसमेंट और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में क्या, चेंज ऑफ कैरेक्टर में क्या फर्क है? इंड्यूसमेंट के बाद ब्रेक, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है, और चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ब्रेकआउट नहीं होता। नहीं होगा तो फिर आपने भले गलती से लिखा हो कि ये इंड्यूसमेंट है और ये ब्रेकआउट नहीं हुआ और ये लेवल ब्रेकआउट हो गई, तो ऑटोमेटिकली ये क्या बन जाएगा? चौंच। चेंज ऑफ कैरेक्टर। और ये क्या बन जाएगा? ये बीओएस बन जाएगा, हाँ, ऊपर जाने का। नीचे का ब्रेक नहीं हुआ। कैसे? ये ऐसे बनता आ रहा था, ये ट्रेंड बनता आ रहा था, ये ट्रेंड बनता आ रहा था, अब ऊपर चला गया। ये देखो, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहां तक बना था, ये बीओएस बना था, लेकिन इस बार ये तो ब्रेकआउट हुआ, लेकिन नीचे वाला ब्रेकआउट नहीं हुआ, तो ये बी ये क्या बन गया? ऑटोमेटिकली चेंज ऑफ कैरेक्टर। यहाँ पर ब्रेकआउट होता तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता, फिर इसको इंड्यूसमेंट बोलते। तो ये चीज इसी तरीके से चार्ट के अंदर देखो, क्योंकि यहाँ पर तो लाइनों में आसान लगता है ना, चार्ट मुश्किल सा लगता है। जब कैंडलस्टिक के अंदर समझ में नहीं आएगा तो फिर आप क्या करेंगे? आपको ये लाइन चार्ट दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है? लाइन चार्ट। आप लाइन चार्ट से डायरेक्शन समझ सकते हो ना कि कौन सी तरफ मार्केट जा रही है। अब अगर मार्केट नीचे की तरफ आ रही है तो इसका मतलब है कि ये क्या है? डाउन मार्केट में ट्रेंड। डाउन ट्रेंड है। तो डाउन ट्रेंड है तो ज्यादातर चेंज ऑफ कैरेक्टर बनने के चांसेस नहीं होंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ब्रेक होंगे ज्यादातर। अब इसी को कैंडलस्टिक में लेके आएंगे तो ये ऐसे दिखेगा, ये ऐसे दिख रहा है। अब यहां पर अगर ब्रेकआउट होता, यहां पर ये लेवल का ब्रेकआउट होता है, किस लेवल का? इसका। और इसका अगर ब्रेकआउट होता तो इसको बोलते कि इंटरनल स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हो गया। क्या हो जाता? इंटरनल स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हो यस जाता। लेकिन ये ब्रेकआउट नहीं हुआ। अगर हो जाता, ब्रेकआउट हो जाता, फिर आपके पास जहन में दो बातें आती कि या तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है या तो ये इंड्यूसमेंट है। या तो ये क्या है? चेंज ऑफ सर। कैरेक्टर है या तो ये
इंड्यूसमेंट है। अगर इंड्यूसमेंट होगी तो उसको कंफर्म कैसे करेंगे? चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा तो उसको कंफर्म कैसे करेंगे? चलो अभी हमें समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी पता नहीं है, इंड्यूसमेंट है चेंज ऑफ कैरेक्टर है। ये लेवल ब्रेकआउट हो गई तो भाई ये इंड्यूसमेंट थी। अच्छा सर। ये लेवल ब्रेकआउट नहीं हुई, ये लेवल ब्रेकआउट नहीं हुई, मार्केट यहां पर आके ऊपर की तरफ चली गई, ये लेवल ब्रेकआउट हो गई, तो इसका मतलब है ये क्या है? ये करेक्ट है। इंड्यूसमेंट नहीं है, चेंज ऑफ कैरेक्टर है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। सर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है इसके, हम्म। तो ऊपर जो ब्रेकआउट हुआ है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे उसे। ये ऊपर वाला, ये वाला। नहीं नहीं, इधर ही जो आपने ये ड्रॉ किया था ना इधर। हाँ, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ये क्या बन गया? यहां के हिसाब से क्या बन गया? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अच्छा। बन गया। मान लो कि ये क्या बन गया? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मैं इसको इस तरीके से भी ले सकता हूँ, पूरी वेव ना ले लूं मैं, अगर यहां से ले लूं तो यहां से के हिसाब से फिर भी तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन सकता है ना? हाँ, ये क्या बन गया मना अपना? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया ऐसे। तो ये ऐसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसको मानते हैं। अब ये टाइम फ्रेम कौन सा है? 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, अब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। किस पे? 5 मिनट के। अब 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको बहुत क्लियर तरीके से पता चलेगा कि ये क्या हुआ था। क्या ये इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हुआ? ये देखो, यहां से लेके मार्केट नीचे की तरफ आई, फिर ऊपर की तरफ गई, फिर नीचे की तरफ आई। तो यहां से पता चला ना कि ये ब्रेकआउट हुआ था। अब ब्रेकआउट हुआ बाय कैंडल बॉडी। ब्रेकआउट किस तरीके से हुआ? बाय कैंडल बॉडी। जब बॉडी के साथ ब्रेकआउट हो ना तो फिर 50-50 चांस है। किसके? चेंज ऑफ कैरेक्टर के। अगर विक के साथ ब्रेकआउट हुए तो 100% किसके चांस होंगे? इंड्यूसमेंट के। अगर बॉडी के साथ ब्रेकआउट होगा तो 50-50 चांस है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो कंफ्यूज आपने नहीं होना। अब आपने वेट करना है। ऊपर की लेवल ब्रेकआउट हुई तो चेंज ऑफ कैरेक्टर है, नीचे की लेवल ब्रेकआउट हुई तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये इंड्यूसमेंट है। ये आपने ऐसे चॉइस कर लेना है। ओके, ऐसा। अब क्लियर हो गया? हाँ। अब क्लियर है सर। हाँ, तो भले अगर उसी वक्त पता नहीं चलता, ब्रेकआउट के बाद भी तो एंट्री ले सकते हैं ना। यहाँ पर पता ना चला, चलो ठीक है, मुझे नहीं पता था कि इंड्यूसमेंट है, लेकिन चलो नीचे का एक्सटर्नल ब्रेकआउट होगा तब तो मैं यहाँ पर सेल का ट्रेड कर सकता हूँ ना। चलो यहाँ पर मुझे चेंज ऑफ कैरेक्टर का पता ना चले, वो ब्रेकआउट होगा यहाँ पर तो ट्रेड कर सकता हूँ ना ब्रेकआउट के बाद, फिर तो कर सकते हैं। तो थोड़ा सा फर्क आ जाएगा, कोई बस बात नहीं। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखो, यहां पर किसी भी जगह पे चेंज ऑफ कैरेक्टर कहां पर बन सकता है, मैं उसकी जगह आपको बताऊं तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि यहां पर चेंज ऑफ कैरेक्टर बनेगा, फेल होगा, पास होगा, यहां पर बनेगा चेंज ऑफ कैरेक्टर, फेल होगा, पास होगा। देखो कि मार्केट क्या करती है, एक पीछे वाले लेवल को फॉलो करती है। किसको फॉलो करती है? पीछे वाले लेवल को। अगर इसके अंदर ऐसी कंडीशन बनती तो हम क्या समझते कि चेंज ऑफ कैरेक्टर यहां पर बन सकता है। अगर यहां पर नहीं बना तो इसका मतलब है कि फिर मार्केट अभी कंटिन्यू करेगी। फिर अगर हम दूसरी बात देखें कि अब यहां पर बन सकता है, कहां पर बन सकता है? इस बॉटम पे। मतलब अब यहां पर जहां पर करंट मार्केट है, इस जगह पे क्या चांस हो सकते हैं? चेंज ऑफ कैरेक्टर के बनने के चांस हो सकते हैं। दैट इज पॉसिबिलिटी। तो उसके लिए हमें पहले, सबसे पहले जिगजैग देखना पड़ेगा, और जिगजैग कहां पर होगा हमारा? यहां से मार्केट नीचे आई, यहां से ऊपर गई, हमने इंटरनल स्ट्रक्चर को बना लिया। अब मार्केट देखो कि लो बनाना चाहिए, लो नहीं बनाएगी तो फिर हम इसको नहीं मानते। अगर लो लो बनेगा तो इसको मानेंगे कि ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, और अगर लो नहीं बना, यही लो है ये, तो फिर हमारे लिए इंटरनल स्ट्रक्चर कौन सा बनेगा भाई? ये वाला बनेगा। ठीक है, और ये लेवल ब्रेकआउट हो जाएगी तो अब ये सपोर्ट है ना नीचे, ये क्या है नीचे? एक सपोर्ट है। तो सपोर्ट से चेंज ऑफ कैरेक्टर बनने की ज्यादा चांस है। और अगर मार्केट ऊपर ब्रेकआउट हो गई तो हम समझेंगे कि इंटरनल स्ट्रक्चर इंड्यूसमेंट बनने से ज्यादा चांस है चेंज ऑफ कैरेक्टर के। और अगर ये लेवल ब्रेकआउट हो गई बाय कैंडल बॉडी, और फिर नीचे की तरफ आके कोई भी जहां पर ऑर्डर ब्लॉक, कोई भी सपोर्ट वगैरह होगी, तो वहां से मार्केट उठती है, और दोबारा अगर इसको ब्रेकआउट किया तो कंफर्म हो गया कि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर था, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, अब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। ओके, अब क्लियर हो गया आई थिंक सबको, बाकी को भी क्लियर हो गया। ठीक है, तो अगर हमें डायरेक्ट पता नहीं चलता तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, थोड़ी देर वेट करके भी इसको हम कंफर्म कर सकते हैं। इसके अलावा और किसी को कोई सवाल हो वो सवाल पूछता है, आज खुले सवाल पूछ सकते हैं। सर जी।
सर एफवीजी वो इम्बैलेंस आपने बोला है ना सर, कुछ कुछ टाइम वो रिएक्ट करता है, कुछ टाइम वो नहीं रिएक्ट करता, वो कैसे वो समझना है सर? देखो ब्रदर, असल में एफवीजी जब हम यूज करते हैं ना तो हम ट्रेन डायरेक्शनल में यूज करते हैं हाँ इसके अंदर। हाँ। तो देखो कि अगर ट्रेन डायरेक्शन स्ट्रॉन्ग सेलर का है, तो अगर हम हाँ सेलर के एफवीजी को ज्यादातर यूज करें तो वो बेस्ट रहता है। असल में एफवीजी के दो किस्म यूज किए जाते हैं, एक करते हैं हम ट्रेंड के अंदर, एक करते हैं हम रेंज के अंदर। रेंज के अंदर ओके। परफेक्ट काम करता है, जैसे हमने पढ़ा, जैसे हमने स्ट्रक्चर बनाया, एज टू इज रेंज के अंदर बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। लेकिन ट्रेंड के अंदर डिफरेंट होता है। ट्रेंड के अंदर काउंटर एफवीजी काम नहीं करता। जैसे कि अब डाउन ट्रेंड आ रहा है, ठीक है, डाउन ट्रेंड के हाँ अंदर हाँ। बायर के अंदर एफवीजी बनेगा, वो काम नहीं करेगा। 1 मिनट 2 मिनट मतलब एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल के लिए स्टॉप करेगी मार्केट, लेकिन काम नहीं करेगा। तो डाउन ट्रेंड में डाउन ट्रेंड का एफईजी काम करेगा, अप ट्रेंड में अप ट्रेंड का एफईजी काम करेगा। जब मार्केट रेंजिंग मार्केट होगी तो दोनों एफईजी काम करेंगे। ओके ओके। तो हमने काम ये करेगा मीन्स रिएक्ट करेगा, राइट, रिजेक्शन रिएक्ट होगा। करेगा, यस रिएक्ट करेगा, रिएक्ट मतलब उसको रिएक्शन या काम एक ही बात होती है ना, ठीक है, एक्शन हो ओके गया सर। ना। हाँ, तो वो हाँ आपने ओके। ट्रेंड को सिलेक्ट करना है कि ट्रेंड कौन सा है, ये चीज उसके ओके अंदर ना होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है सर, ओके। हाँ, अब सर बात आती है, हाँ जी सवाल पूछें पहले। सर मैं this नहीं कोई position और। sir 20 no 120 upper or down किसके अंदर? uh, this situation I will हाँ, NT yes, in which 120 or in the ranging market you need to take a ping pong. पिंग पोंग का मतलब होता है बाय भी करो सेल भी करो, मतलब नीचे बाय करो ऊपर सेल करो, नीचे बाय करो ऊपर सेल करो, अगर मार्केट इज इन अ रेंजिंग मार्केट। लेकिन डाउन ट्रेंड है तो ओनली यू नीड टू सेल, अप ट्रेंड है ओनली यू नीड टू बाय। तो हम वो मार्केट को देखेंगे, तो मार्केट किस तरीके से चलती है, ठीक है। अभी हमारा एक टॉपिक है पिंग पोंग का, वो हम अभी जो है ना वो यूज करेंगे। अभी तो ये 5 मिनट की मार्केट है, मैं यहाँ पर दिखाऊंगा कि कोई एक ऐसी मार्केट होगी जो रेंजिंग होगी। अब इस करंट सिचुएशन में गोल्ड क्या दिख रहा है? गोल्ड आप लोगों को क्या दिखेगा? रेंज दिख रहा है। कब से रेंज है? 12 जुलाई से लेके 1 अगस्त तक ये बिग रेंज है, 1 घंटे की रेंज है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 5 मिनट की, 5 मिनट में तो बहुत बड़े बड़े ट्रेंड नजर आ रहे थे ना, लेकिन 1 घंटे के अंदर क्या है? ये रेंज है। अब 1 घंटे को छोड़ो, 4 घंटे पे आ जाओ, 4 घंटे की ये बेस्ट रेंज है, ठीक है। अब यहाँ पर एफईजीज हैं, बहुत ज्यादा हो सकते हैं, और वो काम भी करते हैं एफईजीज। वो हम देखते हैं कि साइकिल क्या चल रहा है मार्केट का, किस किस्म का साइकिल है, उस हिसाब से हम उसको यूज करते हैं। अब यहाँ पर अगर देखो तो मार्केट के अंदर ये मूवमेंट हो रही है, तो ये कौन सा साइकिल चला है? एक अप का साइकिल चला है। तो अप के साइकिल के अंदर लाजमी जब अप से डाउन मार्केट आएगी तो इनके एफवीजीज के ऊपर काम करेगा। अब वो कौन कौन से एफवीजी होते हैं? एक ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक था, राइट, तो इसके अंदर एफवीजी था, तो इसने काम किया। फिर अब हमारे पास ये एक एफवीजी है जो अभी तक फिल नहीं हुआ, तो ये ऑर्डर ब्लॉक जो है ना, इसके ऊपर मार्केट में काम करेगा। स्ट्रांगली गिर रहा है, यहां से मार्केट वापस उठेगी, लेकिन उठेगी ना, ये जो उठी थी ये इस एफवीजी को खत्म करने के लिए उठी थी। अब इसके अंदर एफवीजी है, ये हमने देखना है। अगर एफवीजी नहीं होगा तो मार्केट और ऊपर नहीं चली जाएगी, अगर इसके अंदर एफवीजी होगा तो मार्केट यहां से करके फिर नीचे की तरफ आ जाएगी। फिर नीचे कहां पर एफवीजी होगा? हमने यहां पर एफवीजी देखा जो फिल हो चुका है, दैट इज फिल्ड, दिस एफवीजी इज फिल्ड। वो एफवीजी देखो जो फिल्ड नहीं हुआ, जहां से ये एफवीजी था जो ऑलरेडी इसने वर्क कर चुका है, ये देखें, ये एफवीजी आया था यहां से यहां तक काम किया था, ये वाला इसी से बिल्कुल कंप्लीट एफवीजी फिल हो गया। तो एफवीजी अगर फिल हो जाएगा तो दोबारा काम नहीं करेगा, एफवीजी जब फिल नहीं होगा तो वो रिएक्शन जरूर देगा। तो हमने हायर टाइम फ्रेम, मतलब कम से कम जब एफवीजी बने, अगर चाहे तो 2 टाइम फ्रेम से हम एफवीजी को कंफर्म कर सकते हैं। जैसे कि अगर 15 मिनट पे है तो आप देखो कि रिसेंटली जो है ना 30 मिनट या 1 घंटे के ऊपर कोई एफवीजी है, फिर 15 मिनट पे आप ट्रेड कर रहे हो। अगर आप 5 मिनट पे ट्रेड कर रहे हो तो आप 15 मिनट पे देखो कि वहां पर कोई एफवीजी बना है, तो फिर आप 5 मिनट के ऊपर ट्रेड करो। इसका मतलब है कि जिस टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर रहे हो ना, उस टाइम फ्रेम से जो ऊपर का बड़ा टाइम फ्रेम है ना, वहां पर भी एफवीजी ढूंढो। करीब में अगर एफवीजी होगा मींस दैट इज अ साइन दैट इज ट्रू एफवीजी। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। अब एफवीजी दो किस्म से बनता है, एक होता है कि वो वाकई में वहां पर बहुत ज्यादा बाय या सेल होती है, और दूसरा होता है किसी
किसी भी किस्म के न्यूज की वजह से बनता है। न्यूज वाले एफवीजी काम नहीं करते क्योंकि वो स्पाइक होती है, उसको हम स्पाइक कैंडल कहते हैं, उसको एफवीजी कैंडल नहीं कहते। फिर देखें कि आपको ऐसा स्पाइक कैंडल मिल रही है या फिर आपको रियल टाइम में एक कैंडल मिल रही है, तो फिर उसके जो है ना फर्क होते हैं अपने अपने। ओके ठीक सर, है। ओके सर। सो फिल कंप्लीटली फिल होके रिटर्न हो जाता है basically। हाँ, मतलब कि मोस्टली क्या होता है कि जो गैप होता है ना, अनबैलेंस, जो एक इम्बैलेंस जो होता है ना, जिसको इम्बैलेंस बोलते हैं, मतलब मार्केट हाँ, बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं ठीक है, है तो सर, वहां पर एक मार्केट का असूल है कि बाय एंड सेल इक्वल होनी चाहिए। ठीक है सर, अब ओके। कैसे, मैं आपको दिखाऊं। जो इंडियन स्टॉक मार्केट में होता है, जो मतलब कि इंटरनली जिस तरीके से ट्रेड हो रहा है, मैं आपको अगर यहाँ पर दिखाऊं, एक तरफ बायर है 500 जो है ना, यहाँ पर कोई शेयर सेल कर रहा है या 5000 सेल कर रहा है, कितनी प्राइस पे, 9 रुपए पे। ठीक है। ठीक है सर, तो यहां पर किसी ने 1 लाख शेयर सेल किए, कितने, 1 लाख शेयर 8 रुपए पे सेल किए, कितने पे सेल किए, 8 रुपए पे। जब इसने डायरेक्ट मार्केट में एंट्री मारी ना, तो 9 रुपए से नीचे करते 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 यहां पर कोई 8 रुपए का ट्रेड था। ठीक है। हाँ, यहां तक 1 लाख शेयर क्या हो गए, सोल्ड हो गए। right। तो ये जैसे इसने एंट्री यहां पर फेंकी, इन सबको माल मिल गया। कैंडलस्टिक बहुत जल्दी में नीचे की तरफ आ गई, कैंडलस्टिक बहुत जल्दी में नीचे की अच्छा, तरफ आ गई। तो ये एक बहुत बड़ी कैंडल बनी। इस ओके कैंडल के सर, हिसाब से, पिछली कैंडल के हिसाब से, यहां पर इसको बोए बन गया इम्बैलेंस, कि मतलब right। डिमांड इतनी नहीं थी जितनी यहां पर सप्लाई फेंकी गई, तो फिर वो हाँ, डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो जैसे कि यहां पर पैनिक था, पैनिक पे ये सप्लाई की गई। अब देखो फाइनली मार्केट गिरी है, तो इसी जगह से क्यों गिरी है, क्योंकि ये इम्बैलेंस फिल हुआ। आप चेक करें, क्योंकि एक दफा ऐसा इम्बैलेंस हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए मार्केट के अंदर, बिल्कुल यही जगह फिल होगी फिर मार्केट गिरेगी। आपने देखा, इसी जगह से हाँ, इसको करेक्ट, बैलेंस किया मार्केट को। और जब करेक्ट, जहां पर इम्बैलेंस होगा ना, आपको बिल्कुल ऐसा फील होगा कि यार ये गलत किस्म की मार्केट है, मतलब यहां पर गलत हुआ है, जो भी हुआ है गलत हुआ है। तो करेक्ट। ऐसे अगर कैंडल बनेगी तो आपको ये सही तो नहीं लगेगी, आपको गलत ही लगेगी ना। हाँ, हाँ, लेकिन ठीक है स्टेप सर, बाय स्टेप होगा, क्या होगा, ठीक है सर, स्टेप बाय स्टेप। अब उसके नीचे वाला है, पहले ये वाला इम्बैलेंस फिल होगा, हुआ, फिर मार्केट वापस हाँ, नीचे आई। करेक्ट, अगर इससे भी नीचे इम्बैलेंस है तो पहले ये वाला फिल होगा, कि हुआ, देखो करेक्ट, हुआ मार्केट सर, नीचे हाँ, आई। अब पहले स्टेप में इस ये इम्बैलेंस फिल हुआ, अब मार्केट थोड़ा सा और डिमांड ऊपर है, पकड़ेगी, फिर ऊपर फिल करेक्ट, होगा, फिर उसके ऊपर फिल होगा। अब मार्केट गिरी, नहीं तो इतना जब मार्केट नीचे गिरी तो मार्केट को नीचे जाना चाहिए ना यहां से। करेक्ट कौन सर, चाहेगा कि मुझे मार्केट में बाय करना है, करेक्ट, कोई नहीं चाहेगा। अब देखो अब क्या हुआ, तो जब ऐसा इम्बैलेंस बना, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहां पर सेल करना शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं, कौन सेल करता है, रिटेलर सेल करता है। वो क्या देखता है, मूवमेंट को देखता है। करेक्ट, अब रिटेलर कितना बर्दाश्त करेगा, आप सोचो। करेक्ट, अगर मार्केट ऊपर चली गई, उन्होंने सेल किया, मार्केट ऊपर चली गई, यहां से अगर यहां पर देखोगे तकरीबन 250 पिप तो होंगे। हाँ, यहां से अगर यहां पर देखो तकरीबन 250, 285 पिप, 280 पिप पे, हाँ। करेक्ट, अब किसी का स्टॉप लॉस 280 पिप होगा, करेक्ट, नहीं। तो इस तरीके से यहां पर बहुत सारे लोग मार्केट में आ गए। अब बहाना क्या है, कि हमें इम्बैलेंस को बैलेंस करना है मार्केट को। मार्केट ऊपर जा रही है, बैलेंस हो रही है, बैलेंस हो रही है, बैलेंस हो रही है, फिर उसी बैलेंस से वापस गिरेगी, उतना ही गिरेगी जितना जहां से उठी थी। अब यहां पर अब डिसाइड होगा कि मार्केट को ऊपर जाना है, नीचे जाना है। करेक्ट, मतलब इम्बैलेंस करेक्ट, पहले कवर हो गया। अच्छा, इम्बैलेंस कभी कभार ऐसा हो जाता है कि एक एक महीने तक, दो दो महीने तक वो कवर नहीं हो पाती, क्योंकि वो रियल में हाँ, मार्केट गिरती है। अगर आर्टिफिशियली मार्केट गिरती है तो वो जल्दी में कवर होती है। अब ये जो मार्केट गिरी है ना इस तरीके से, ये आर्टिफिशियली गिरी है, तो करेक्ट, आर्टिफिशियली गिरेगी तो एकदम से होगा। अब जैसे कि पिछले साल का इंबैलेंस, उससे पिछले साल का इंबैलेंस, वो मार्केट एक रियल में गिरी है, तो वो जल्दी में कवर नहीं होगा। तो यहां पर भी ठीक अगर है, आप देखो इस अपट्रेंड के अंदर, ये इस अपट्रेंड के अंदर जहां जहां पर आपको इंबैलेंस मिला है ना, वो फिल हुआ है, उसी को फिल करके मार्केट ऊपर गई है, ऐसे नहीं जा रही। मतलब एक आपको कंसोलिडेशन मार्केट मिल जाएगी। अब मैं उसके आपको कुछ
व्यूज दिखाऊं। यहां पर इंबैलेंस बना ना, जैसे मार्केट क्या हुई, बाउंड हुई। करेक्ट। यहां पर इंबैलेंस बना, मार्केट देखो कि इस जगह पे बाउंड हुई। यस सर। ऐसे ये वापस आई, ये पूरा इंबैलेंस फिल हुआ, ये वाला गैप, और इस ऑर्डर हाँ ब्लॉक से यहां से मार्केट वापस उठी और ऊपर की तरफ चली गई। फिर ऊपर गई तो यहां पर इंबैलेंस बन गया। क्या बना, देखो कि हाँ इन्होंने यस ट्राई किया और इन्होंने ये इंबैलेंस को टच किया, यहां तक बैलेंस करेक्ट। किया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इंबैलेंस रह गया, थोड़ा सा इंबैलेंस रह गया। अब ये रियल इंबैलेंस है, ये क्या है, ये रियल इंबैलेंस है, आर्टिफिशियल नहीं है। इसलिए मार्केट फिर और ऊपर की तरफ चली गई। यहां पर देखें, इस मार्केट का यहां पर इंबैलेंस रहा। पहले इन्होंने हाँ ट्राई किया, देखो यहां पर फिल करने के लिए किया ट्राई, बिल्कुल ट्राई किया। करेक्ट। फिर ये नीचे वाला इंबैलेंस को भी उन्होंने कोशिश की कि ट्राई किया जाए, ठीक है, और फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। अब यहां से ऊपर ब्रेकआउट क्यों नहीं किया, डायरेक्ट क्यों नहीं गिरी, क्योंकि यहां पर एक और इंबैलेंस आ गया था। हाँ तो मार्केट ने इस इंबैलेंस को फिल किया, अब वापस नीचे आई, फिर इस इंबैलेंस को फिल किया, करेक्ट। फिर मार्केट ऊपर गई। फिर अब ये वाला इंबैलेंस बना, इतना बड़ा बन गया, फिर कहां से यहां तक का बन गया। फिर देखो स्लोली 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 सारा इंबैलेंस कवर हो गया, सारा इंबैलेंस लाइव लेवल का कवर हो गया। फिर मार्केट ऊपर उठी, फिर दोबारा देखो यहां पर इंबैलेंस आ गया। इससे पहले इंबैलेंस था, फिर वो पहले वो कवर हुआ, उसके बाद ये वाला कवर हुआ, मार्केट ऊपर गई। फिर दोबारा इंबैलेंस हुआ, दोबारा कवर हुआ। उसके बाद कोई ऐसी न्यूज आई या कुछ ऐसा हुआ कि इतना बड़ा इंबैलेंस क्रिएट हो गया, और आज वो 27 जुलाई से लेकर आज तक वो सारा इंबैलेंस कवर हो गया। अब मार्केट उसके बाद गिरी भी सही। तो इंबैलेंस है ना, तो मार्केट में आप समझ सको कि वहां तक मार्केट जाएगी जरूर, गिरने में या हाँ फिर बढ़ने में। तो ये चीज होती है कि अगर मतलब कि एक बंदा होता है ना, फॉर एग्जाम्पल आप एक रबड़ जो है ना, इलास्टिक जो होता है ना, उसको खींचे, हाँ खींचने के बाद क्या होगा, एक उसकी अपनी स्पेस तक खींचे, जहां तक खिंचाव नहीं है तो रस्सी की तरह एक एक अपनी स्पेस ले लेगी। अब और खींचे तो इलास्टिक फूलेगा, फूलेगा, फूलने के बाद छोड़ोगे तो वो इलास्टिक पीछे की तरफ चला जाएगा, पुश करेगा। करेक्ट। तो यूं समझो कि करेक्ट। इम्बैलेंस इज इलास्टिक, वो जितना भी हाँ बाकी नीचे जाए वो वापस वापस उसी जगह पे खींचेगी जरूर, जहां से वो बड़ा है, उसकी साइज बड़ी ओके। है। हाँ दैट हाँ इज ओके सर। पॉइंट। ओके। सो जब ट्रेंड होता है, फॉर एग्जांपल अप ट्रेंड होता है, पीछे वाला इम्बैलेंस आके फिल करके फिर जाता है ऐसे। फिर ऊपर जाएगा, मतलब ऐसे नहीं तो फिर वो कंसोलिडेशन मार्केट बन जाएगी वहां पर। हाँ ठीक है सर। हम्म। जी, इसके अलावा और मेरा कोई दोस्त। चलो कुछ मैं डिस्कस कर लेता हूं। देखें, फॉरेक्स मार्केट के अंदर, क्योंकि हम सब वो वाले ट्रेडर हैं जो बाइनरी में भी ट्रेडिंग करके आए हैं, ठीक है। बाइनरी के अंदर कैसे ट्रेडिंग करते थे, दिन के 50 ट्रेड, 30 ट्रेड, 40 ट्रेड, कम से कम इतने तो करते थे। अब हम समझते हैं कि फॉरेक्स मार्केट में भी इतने ट्रेड मिलेंगे, 40-50 ट्रेड मिलेंगे दिन के। नहीं, फॉरेक्स मार्केट में कितने ट्रेड मिलेंगे दिन के, 1 से 2 मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे आपको ट्रेड। अच्छे वाले ट्रेड ज्यादा करेंगे तो उसमें स्टॉप लॉस ज्यादा हिट हो जाएगा। आपको टारगेट में रखना है कि महीने के टोटल ट्रेड कितने करें, दिन के 2 हो, 22 दिन, 22 दिन के हिसाब से 44 ट्रेड आपको करने हैं। अब आप देखो कि आप 44 ट्रेड, आपका टारगेट क्या है, आप कितने पिप्स लेना चाहते हो महीने का, आप कितना पिप्स लेना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1 लाख का ट्रेड करते हो और आप चाहते हो कि मैं महीने का 1000 पिप जनरेट करूं, कितना, 1000 पिप, 1 लाख की बाएंगे, और महीने की कितनी कितने पिप्स आपको लेने चाहिए। अगर आप बोलते हो कि मुझे 1000 पिप में महीने का मेरा टारगेट है, तो 1000 पिप के ऊपर आपको प्रॉफिट क्या होगा, आप ये सोचो। 7 जो है ना, तो नॉर्मल है, क्या 7 जो है वो $7 पर पिप तो नॉर्मल है 1 लाख के ऊपर। ज्यादा भी होता है, 10 भी होता है, 12 भी होता है, ऐसा भी कुछ होता है। लेकिन हम अगर एवरेज 8 पिप $8 का रखें, तो 8 ज़रब 1000, तो आपको महीने का कितना मिल सकता है, कितने डॉलर से मिल सकते हैं, $8000 मिल सकते हैं। लेकिन आपकी हर एंट्री कितने की है, 1 लॉट की है। और जो 0.1 की ट्रेडिंग करेगा और महीने के 1000 पिप ले रहा है, तो उसको कितने मिल सकते हैं पैसे,
$800। और अगर कोई 0.01 की करेगा और 1000 पिप उसने जनरेट कर लिया तो महीने का उसको कितना मिलेगा? $80। अब आप लोग सोचो आपका टारगेट क्या है पहले तो, क्योंकि आप लोग अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो टारगेट रखोगे डेफिनेटली। तो उस टारगेट के अंदर आपने देखना है कि मुझे कितना मेरा टारगेट है, उस टारगेट के हिसाब से फिर पिप कितने जनरेट करोगे। अब 22 दिन ट्रेड करोगे, 22 दिन ट्रेड करोगे 1000 पिप आपको 22 दिन में जनरेट करना है। तो 1000 फिर कितने ट्रेड हमने सोचा हुआ है? 44 ट्रेड सोचा हुआ है। डिवाइड करेंगे 44 से तो पर ट्रेड कितने पिप का होना चाहिए। अब स्ट्रेटजी में क्या आ गया, आपको कम से कम कितने ट्रेड लेने चाहिए, कितने पिप का प्रॉफिट होना चाहिए हर एक ट्रेड के ऊपर? 22 पिप का कम से कम प्रॉफिट होना चाहिए। 22 का और 44 ट्रेड आपको महीने के मिलते हैं तो 1000 आपका पिप जमा हो जाएगा। फिर आप कितना लॉट परचेज कर रहे हो, 0.1 कर रहे हो, 0.01 कर रहे हो, या फिर 1 लॉट आप एड कर रहे हो, उसके हिसाब से आपका प्रॉफिट बनेगा। तो जो आप प्लान अपना बनाओ ट्रेडिंग का, तो आप ये सोचो कि मुझे इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है, क्योंकि 1 लाख को परचेज करने के लिए आपको $210 कम से कम डिपॉजिट करना होगा। तो आपके अकाउंट में $210 होंगे, आप 1 लाख परचेज करोगे, लेकिन वो बहुत रिस्की होगा। अगर गलत गया तो अकाउंट जीरो हो सकता है। मतलब कि 1 लाख हम $200 पे मिनिमम लेवल पे परचेज कर सकते हैं, लेकिन कम से कम जब हमारे अकाउंट का बैलेंस मोर देन $1000 होगा या 1500 या $2000 होगा, तब हम 1 लाख की बाइंग सेलिंग करेंगे। तो हम ऐसे भी नहीं कर सकते। 0.1 के लिए हमें $500 की कैपिटल होगा, बहुत अच्छे तरीके से हमारी ट्रेडिंग होगी। नहीं तो वैसे 0.1 को आप $100 की इन्वेस्टमेंट से ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन $500 से आपका बैकअप प्लस आपका बहुत स्ट्रेंथफुल ट्रेड रहेंगे, कभी कभार 2 ट्रेड भी साथ में चलेंगे। 0.01 के लिए आपको $100 की चाहिए। अब $100 पे $80 आपने कमा लिया तो कितना परसेंट आपने कमा लिया अपनी इन्वेस्टमेंट का? 80%, है ना। तो देखो कि इतना परसेंट आप महीने का रिकवर कर सकते हो। तो 80%, 60% टू 80% अमाउंट के हिसाब से। लेकिन ये बात नहीं है कि आपने $1000 का डिपॉजिट किया लेकिन ट्रेडिंग 0.01 से कर रहे हो, तो फिर आप बोलो कि सर मुझे तो 80% या 60% प्रॉफिट नहीं मिल रहा। हमें अपने डिपॉजिट के साथ अपनी परसेंटेज को सेट करना होगा। वो कैसे करेंगे? आप भले डेमो पे करके देखो 1 महीना, समझो कि मेरा बैलेंस क्या है, $1000 है, मुझे उसके हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए, 0.1 का ट्रेड करना चाहिए। और 0.1 के हिसाब से मुझे कितना मिलता है प्रॉफिट, नहीं मिलता, क्या मेरा $800 का प्रॉफिट होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होगा। इस तरीके से आपने सोचना है, अपनी अपनी ट्रेडिंग प्लान को ऐसे बनाना है। अब ये थोड़ा सा आगे पीछे होगा जरूर, क्योंकि हर एक पेयर का अलग अलग जो है ना विनिंग उसकी जो लिक्विडिटी रेशियो होता है वो अलग अलग होता है, तो इसलिए वहां से पैसा भी अलग अलग मिलता है। लेकिन एवरेज हमने किया है तो एवरेज इसका यही रहता है। इस तरीके से हमने कैलकुलेशन करनी होती है। फिर कुछ कैलकुलेटर्स होते हैं जो हम यूज करते हैं कि हम कितना बैलेंस डालें, उसके हिसाब से हमें सिक्योर एंड सेफ कितना हमें मिलना चाहिए, क्या कहते हैं कि लॉट साइज कितना ट्रेड करना चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ मैं आप लोगों को दिखाऊं, नहीं तो मुझे सर्च करना पड़ेगा थोड़ा सा। ओके, है ऑलरेडी यहाँ पर। देखो पिप कैलकुलेटर सबसे पहले समझते हैं। पिप कैलकुलेटर क्या होता है? पिप कैलकुलेटर मतलब कि आप कौन से पेयर के ऊपर ट्रेडिंग कर रहे हो और इस पेयर के एक पिप का वैल्यू कितना है, उस वैल्यू को जानने के लिए। जैसे कि आपने जीबीपी यूएसडी के ऊपर एक पिप की वैल्यू को समझना है और आपको 1 लॉट साइज का वैल्यू क्या है अगर हम कैलकुलेट करेंगे, तो 1 लॉट साइज का क्या वैल्यू आ गया? $10 एक लॉट का वैल्यू है। अब आपकी एंट्री कितनी है? आप ये सोचो कि भाई मैं तो ट्रेड करूंगा 0.1 का, तब मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा एक पिप के ऊपर। मैंने कैलकुलेट किया, मुझे इसने बताया $1, $1। फिर आपने ऐसे भी यूज कर सकते हो कि यार मेरी एक स्ट्रेटजी है वो 25 पिप वाली स्ट्रेटजी है, 25 पिप प्रॉफिट होगा, तो आप पहले से कैलकुलेट कर सकते हो 25 पिप अगर मैं लेता हूं और 0.1 पे जीबीपी यूएसडी के ऊपर कैलकुलेट करूं तो आपको $25 का प्रॉफिट हो जाएगा। ये तरीका है।
अपने प्रॉफिट की कैलकुलेशन करने का या फिर किसी भी पेयर के पिप की वैल्यू को जानने का। तो यहाँ पर लॉट साइज आपको लिखना है, पहले एक लिखो, उस पेयर की वैल्यू, एक पिप एक लॉट, उसकी आपको वैल्यू पता चल जाएगी। फिर अपने हिसाब से कितना आप ट्रेड कर रहे हो और उस पिप की वैल्यू कितने वैल्यूज के ऊपर हिसाब से ट्रेड कर रहे हो, तो पिप काउंट करके आप कैलकुलेट करो, आपको प्रॉफिट का पता चल जाएगा कि मुझे कितना काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अब आते हैं कि हमें कैसे सिलेक्ट करना चाहिए कि कौन सा लॉट साइज हमें ट्रेड करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। लॉट साइज कैलकुलेटर के ऊपर आप जब आते हैं तो यहां पर कुछ चीजें दिखने को मिलती हैं और हमें कुछ सेटअप यहां पर ड्रॉ करना पड़ेगा। कैसे? हम जीबीपी यूएसडी के ऊपर ट्रेडिंग कर रहे हैं, हमारा अकाउंट जो है वो यूएसडी करेंसी के अंदर है और साथ में मेरा स्टॉप लॉस कितना है, उस स्ट्रेटजी के हिसाब से आप ये सेट करोगे। आपके पास दो ऑप्शन है स्टॉप लॉस को सेट करने का। एक ऑप्शन है कि आप डॉलर्स के हिसाब से स्टॉप लॉस सेट करो या फिर अपने अकाउंट की परसेंटेज के हिसाब से। तो बेस्ट ये है कि मैं डॉलर के हिसाब से करूं, वो क्लियर होता है कि डॉलर भाई मैं ऐसी स्ट्रेटजी यूज करूंगा जिसमें मैं $5 सिर्फ नुकसान उठा सकता हूं, इससे ज्यादा नुकसान नहीं उठाऊंगा। और मेरी स्ट्रेटजी के अंदर 20 पिप का स्टॉप लॉस है, 20 पिप नीचे आएगी, ऑटोमेटिक ट्रेड मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और उस 20 पिप की वैल्यू क्या होनी चाहिए? $5 होनी चाहिए। मैं जितना नुकसान करूंगा वो $5 का नुकसान होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अकाउंट का बैलेंस यहां पर लेना जरूरी है कि मेरे अकाउंट का बैलेंस 200 है, 200 पे कैलकुलेट करूंगा तो ये बता रहा है कि आपको 0.02 का ट्रेड करना चाहिए। और अगर मेरा 400 का बैलेंस है तो फिर ये मुझे बताएगा कि आपको 0.4 का ट्रेड प्लेस कर, यहाँ पर 400 का बैलेंस है ना, तो ये बता रहा है कि आपको 0.02 का, चाहे कितना भी हो, भी यही बता रहा है। अब क्यों 1000 के ऊपर भी ये बता रहा है? देखो, क्योंकि मैंने एक चीज है जो फिक्स करके रखी है कि $5 से ज्यादा का नुकसान बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब आते हैं कि ये कैसे फ्लक्चुएट होगा। अब मैंने इसको बोला कि 1% ऑफ अकाउंट और 5% ऑफ अकाउंट, 2% ऑफ अकाउंट चलो बोलते हैं कि ट्रेड होना चाहिए 2% ऑफ अकाउंट। तो 2% ऑफ अकाउंट इसने क्या बोला? 0.1 लॉट, 20 पिप 2% मींस आपका टोटल लॉस कितना होगा? $20 परसेंटेज। अब मेरा $500 का अकाउंट है, तब मेरा लॉट साइज चेंज हो जाएगा, 0.05 का ट्रेड कर सकते हो। अब मेरा 400 का अकाउंट है, मेरा ये लॉट साइज चेंज हो जाएगा, 2% ऑफ अकाउंट कह रहा है कि 0.04 का ट्रेड करो। और अगर मेरा 100 का अकाउंट है तो ये 2% के हिसाब से चेंज हो जाएगा, बोल रहा है कि 0.01 का ट्रेड करो क्योंकि आपको $2 का लॉस होगा, क्योंकि 2% ऑफ 100 क्या होता है? $2 होता है। तो ये आपको लॉट साइज बताएगा, इसके हिसाब से आप ट्रेडिंग करोगे तो सेफ एंड सिक्योर रहोगे। अगर इसके अगेंस्ट में ट्रेडिंग करोगे तो फिर नुकसान हो सकता है। तो अपनी ट्रेडिंग का जो लॉट साइज होगा वो अपने बैलेंस और अपनी परसेंटेज ऑफ रिस्क के हिसाब से आप सर्च करोगे और जो मिलेगा आप उसको यूज कर सकते हो। स्ट्रेटजी के अंदर ज्यादा से ज्यादा बड़ा लॉस, बड़ा स्टॉप लॉस है तो चाहे 50 पिप का स्टॉप लॉस हो, लेकिन आप कह रहे हो कि तब भी 2% ही मैं नुकसान करना चाहता हूं, तो ये अकाउंट इतना बन जाएगा कि आपको ब्रोकर अलाउ नहीं करेगा, 004 कि नहीं हो सकता अलाउ। तो फिर आपको परसेंटेज बढ़ानी पड़ेगी 5%। आपको वापस इसने दे दिया कि 0.01 का आप ट्रेड कर सकते हो, तो एक ये चीज होती है। फिर उसके साथ साथ लॉट साइज कैलकुलेटर के साथ साथ फिर हम प्रॉफिट कैलकुलेटर करते हैं। तो प्रॉफिट कैलकुलेटर के अंदर भी जाओ, ये वही चीज है जो पिप कैलकुलेटर में हमने सीखी। ये हमें प्राइस यहां पर डालनी पड़ेगी, ओपन प्राइस एंड क्लोज प्राइस, वेयर ट्रेड इज ओपन एंड वेयर ट्रेड इज क्लोज्ड, और कितना लॉट परचेज किया हुआ है, सेल किया है, बाय किया है, हर एक का वैल्यू अलग होगा, उसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस इन पिप्स एंड इन मनी आ जाएगा दोनों। तो ये बस दो से दो हम चीजें यूज करते हैं, पिप कैलकुलेटर, लॉट साइज कैलकुलेटर, फॉरेक्स, ये प्रॉफिट कैलकुलेटर। बाकी कंपाउंडिंग और ड्रा डाउन ये इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है यूज करने के लिए। तो ये वेबसाइट है, इससे आप अपना कैलकुलेशन कीजिए और इसकी प्रैक्टिस भी कीजिए, ठीक है। ये मैं आप लोगों को मैं सेंड भी कर देता हूँ। ओके, तो ब्रदर्स आज के लिए इतना ही है, और कल हम इंशाल्लाह जो है ना अपने लेसन की तरफ चलेंगे, उसके एसएमसी की बाकी की चीजों को कंप्लीट करेंगे। तो आज आप लोग की क्यूरीज और प्लस पे आपको
ट्रेड लेने के लिए क्या लॉट होना चाहिए, किस तरीके से सिलेक्ट करना चाहिए, वो चीजें हमने सीखी। इंशाल्लाह फिर कल की क्लास में हम जो है ना एसएमसी की तरफ वापस चलेंगे और उसकी जो एडवांस टॉपिक है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।